वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हिस्ट्री के एमसीक्यूज में सॉल्व करा रही थी रात को 9 बजे वाली जो ये सीरीज आती है। अभी आज से मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन शुरू कर रही हूँ, सब्जेक्ट वाइज अभी क्वेश्चन करा रही हूँ। तो हिस्ट्री की मैं अलग से प्लेलिस्ट रेडी कर दूंगी और ये फिर ज्योग्राफी की अलग से हो जाएगी, ठीक है। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास आती है और रात को 9 बजे इसी चैनल पर मॉक टेस्ट आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे जो कि आरओ एग्जाम और यूपी पीसीएस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ में जो बच्चे पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि जुलाई में 27 जुलाई को आपको एग्जाम है आरओ का। तो जो बचा हुआ समय है तो बेहतर ढंग से अभी भी आप प्रिपरेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। आपको जो कोर्स में दिया गया मटेरियल है सिर्फ उतना फॉलो करना, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना होगा। हिंदी, जीएस, करंट अफेयर सब चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी और जो टेस्ट सीरीज डेली दी जाएगी, डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वही इंक्लूड होंगे। और यूपी पीसीएस 2025 की तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। नया कोर्स लॉन्च हो चुका है, इसमें आप प्री प्लस मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। तो कोर्स से रिलेटेड जानकारी होगी, अगर कोर्स ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया है, आप उन पर कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको बेहतर ढंग से रिवाइज भी करते रहिए। जैसे कि क्लासेस इस चैनल पर पहले से भी दी गई हैं आरओ के लिए, जब से एग्ज़ाम के लिए आई थी नोटिस। तो आप जो पहले क्लासेस हुई उन्हें तो रिवाइज ही कीजिए और जो नई क्लासेस चल रही है उनको फॉलो करते रहिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। 122 क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे, ठीक है। आपको बताना है चूना पत्थर, कॉपर, बॉक्साइट और मैग्नीज ये किस में यूज़ होते हैं? सीमेंट, बिजली का सामान, हवाई जहाज के निर्माण में या फिर इस्पात में। देखते हैं चूना पत्थर किस में यूज़ होता है, तो सीमेंट में, ठीक है। कॉपर तो बिजली के सामान में, बॉक्साइट किस लिए यूज़ होगा? हवाई जहाज के निर्माण में, मैग्नीज इस्पात। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1 2 3 4। तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से फिर से मैच करना है। एक तरफ आपको सॉइल्स दी गई हैं, मिट्टी, और राज्य दिए गए हैं, किस राज्य में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़, काली, लाल और मरुस्थली पूछी गई है, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो जलोढ़ या फिर जो एलुवियल सॉइल है, आप सभी को पता होगा भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, दोमट मिट्टी भी बोलते हैं। और ये एलुवियल सॉइल जो नदियों द्वारा बहा कर लाए गए अवसाद हैं, इनसे निर्मित मैदान है और वहीं पर एलुवियल सॉइल मिलती है। और इसका क्षेत्र आपको पता होगा कौन सा है, यूपी क्षेत्र में एलुवियल सॉइल मिलती है। तभी आप देखते हैं यहाँ पे फर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा और हर प्रकार की फसल यहाँ पर उगाई जा सकती है। फिर बात करते हैं काली मिट्टी की, ब्लैक सॉइल की, जो महाराष्ट्र वाले रीजन में मिलेगी, ठीक है। ये ब्लैक कलर की होती है, इसमें आप देखेंगे कि ये खुद से जुताई वाली एक तरह की मिट्टी होती है। जब इसमें नमी धारण करता है ये तो फिर गीली मिट्टी रहती है और जब नमी सोख लेती है ये मिट्टी तो उसके बाद इसके बीच में दरारें पड़ जाती हैं। और ये मिट्टी क्या है कि महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में कपास के लिए बहुत उपयोगी है, रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं और कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। तो काली मिट्टी कहाँ मिलेगी? महाराष्ट्र में। बात करते हैं लाल मिट्टी की, ठीक है। तो लाल मिट्टी या रेड सॉइल कहाँ मिलेगी? आंध्र प्रदेश वाले रीजन में। यहाँ पर आप देखेंगे आयरन कंटेंट होता है, इसकी वजह से रेड कलर की दिखती है, जब नमी धारण करती है तो येलो कलर की दिख रही होती है, ठीक है। अब मरुस्थलीय मिट्टी आप जानते हैं, जहाँ पर आप देखेंगे सैंडी सॉइल होगी, थोड़ा यहाँ पर आप देखेंगे जो वाटर रिटेन कैपेसिटी है सॉइल की वो कम होती है, इसलिए आप मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पर देखेंगे? राजस्थान वाला रीजन जहाँ पर बारिश कम होती है। अब अगर हम इसको मैच करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा, बांधवगढ़, माधव। तो ये सारे के सारे एमपी के हैं, ठीक है। पहली बात तो ये याद रखिएगा। और धूपगढ़ चोटी किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है कि एमपी में कितने नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। ये आप कमेंट करके बताएंगे। और भारत के टोटल कितने नेशनल पार्क्स हैं और सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस स्टेट में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? टोंगा, तुवालू, ताहिती और तिनियन। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा? टोंगा, तुवालू, ताहिती तो है लेकिन तिनियन इसमें से नहीं है, ठीक है। तो ओशेनिक रीजन वाले आप पार्ट में देखेंगे, न्यूजीलैंड के पास जो रीजन है ओशेनिया का पार्ट, वहां से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि पॉलिनेशिया द्वीप समूह के कौन से भाग हैं या नहीं है। एक बार मैप में देखेंगे याद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अगर देखिए कोई भी क्वेश्चन में आपको लगता है नहीं प्रिपेयर हो रहा है
आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए मैप में बता दूंगी। तो जापान, चीन, रूस और यूएसए में से बताना है। तो मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 127 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? क्यूबा, जावा, सुलावेसी या फिर मिंडानाओ? इजी है प्रश्न, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मिंडानाओ। अब कुछ देश दी गई हैं, कंट्रीज हैं, उनकी कैपिटल से मैच करेंगे। एंटीगुआ बारबुडा की सेंट जॉन्स है, करेक्ट होगा। नेक्स्ट डोमिनिका की सेंटो डोमिंगो दी गई है। अल सल्वाडोर की सैन सल्वाडोर है। बहामास की नसाउ है। देखिए डोमिनिका की क्या हो जाएगी, यही हमारा करेक्ट आंसर है, यही मैच्ड नहीं है, तो डोमिनिका की रोसेउ है। और सेंटो डोमिंगो डोमिनिकन रिपब्लिक की कैपिटल है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कुछ फसल दी गई हैं और उनमें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स के नाम है। रबर में थाईलैंड, कहवा में मंगोलिया, जैतून का स्पेन और गन्ना ब्राजील। इसमें कोई एक सुमेलित नहीं है, वो हो जाएगा कहवा या फिर कॉफी। कॉफी में कौन सा हो जाएगा? ब्राजील। ब्राजील गन्ने का भी लीडिंग प्रोड्यूसर है। जैतून का स्पेन और रबर थाईलैंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे या फिर ब्राजील? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्वे से। 131 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कुछ हॉट स्प्रिंग्स दिए गए हैं, उनकी लोकेशन से। स्टेट में हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण है, बिल्कुल सही है। उड़ीसा में तप्ता पानी है, महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी है, गुजरात में नारायणी दिया गया है, ये गलत हो जाएगा, नारायणी राजस्थान में है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण, उड़ीसा में तप्ता पानी है, महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र है जो नदी तट पर स्थित नहीं है? भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर या भद्रावती? तो इसमें से भिलाई नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 133 क्वेश्चन है, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? वेस्ट बंगाल, राजस्थान, झारखंड या फिर एमपी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? फ्रेश वाटर लेक पूछी गई है। कोलेरू, वुलर, नल सरोवर या सांभर? इसका करेक्ट आंसर होगा वुलर झील, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में स्थित है ये वुलर लेक है, जो कि फ्रेश वाटर लेक है, इंडिया की लार्जेस्ट लेक्स में आती है, जो कि फ्रेश वाटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समूह में कौन सा एक अलग है? टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क और बीजिंग दी गई है। इसमें देखिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बाकी सारी कैपिटल्स हैं, न्यूयॉर्क सिटी याद रखिएगा। 136 क्वेश्चन है, किम्बरले पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? केन्या, किरिबाती, ऑस्ट्रिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। नगर का नाम और उद्योग दिए गए हैं। पिट्सबर्ग, लेनिनग्राद, हवाना और मैनचेस्टर में बताना है। सिगार, सूती वस्त्र, लोहा इस्पात और पोत निर्माण, ये किस उद्योग के लिए नगर का नाम फेमस है वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले पिट्सबर्ग देखिए, ये आयरन और स्टील के लिए फेमस है। लेनिनग्राद पोत निर्माण, ठीक है। हवाना सिगार के लिए और मैनचेस्टर सूती वस्त्र। इजी है, याद होगा आपको, ये काफी बार पूछा गया प्रश्न भी है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 3412। अगला प्रश्न, कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला है भारतीय घास स्थल और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, जबकि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में है, ना कि मेरठ में। अगला प्रश्न है, विश्व में अंगूर की खेती, बागवानी, कोष की पालन अर्थात रेशम उत्पादन कहाँ पर विकसित है? मानसून क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंधीय उच्च भूमि में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में या पश्चिम समुद्र तटीय क्षेत्रों में? तो जब अंगूर की खेती या बागवानी की बात होती है और इसमें रेशम उत्पादन भी हो जाता है, ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र की बात है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के बारे में कौन से कथन सही हैं? ये भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, या स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% एरिया कवर करता है। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में आता है और 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर, इसका उपयोग भारतीय मानक समय के निर्धारण में किया जाता है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ठीक है। एरिया वाइज बात हो रही है, ठीक है, और आप बात करेंगे पॉपुलेशन वाइज तो सेकंड, ठीक है। अभी तक सेकंड है, बाकी आगे आप देखते जा रहे हैं कितनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। चाइना भी अब पीछे हो रहा है। अगला देखेंगे स्थल मंडल कितना है, तो एरिया अगर बात की जाए टोटल एरिया का, ठीक है, उसका कितना पार्ट है इंडिया? 2.4% है। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में नहीं आता,
उष्ण और उपोष्ण कटिबंध यहाँ दोनों भाग आते हैं। आप जैसे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखेंगे इंडिया का, तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। तो पहला और तीसरा तो इनकरेक्ट है, चौथा देखते हैं। तो 82 डिग्री एंड हाफ, ये 82.5 डिग्री, या फिर आप देखेंगे इसको ऐसे भी लिखा जाता है और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 0.5 लगा के, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको कैसे भी दिया जा सकता है या 1/2 करके भी दिया जा सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पेड कोर्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।